तो भाई, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, दुनिया अच्छी। तो बच्चों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम आखिर डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। और आप अगर यहाँ पे आए हो तो नॉर्मल सी बात है, थंबनेल वगैरह देख के ही आए होगे या फिर सर्च के ऑप्शन से आए होगे। तो बच्चे, अगर इतना ऑप्शन किया, इतना आपने जत्न किया, सर्च किया, यहाँ पे आए, तो बच्चे अगर आए हो तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और अगर मेरे व्यूअर हो, कंटिन्यू मुझे देखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि इस सेशन में आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है भाई? तो देखो, आज हम आपके एसएसटी का एक ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी जो ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने करा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो बच्चे, बात करें अगर हम इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, द चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस का मतलब समझ रहे हो कि जो अर्थ चेंज हो रहा है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे जो अर्थ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो बच्चे, मैं बताऊं, पहले जो वर्ड था, जैसे मान लो ये मेरा पूरा वर्ड है, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड ले लूं। ठीक है, पहले जो हमारा पूरा वर्ड था वो क्या था, वो केवल केवल 2 पार्ट से बना हुआ था। जैसे मान लो एक पार्ट बीच में ऐसे बना हुआ था, बीच में ऐसे एक पार्ट था, बाकी इधर सब क्या था, सी रूट था। क्या था? सी था। ये जो था ये लैंड एरिया था, लैंड एरिया। और ये जो था ये क्या था, ओशियन बोलो या फिर इसको सी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो भैया, आपका मन है, कुछ भी बोल दो। या तो लैंड बोल दो या तो ओशियन बोल दो। ये पूरा था। ठीक है, केवल 2 ही पार्ट थे हमारे। ये क्या था भाई, ये था हमारा अर्थ। तो अर्थ में हमें 2 चीज मिली, क्या मिली, केवल और केवल ये लैंड एरिया मिला था, ये जो बीच में मैंने बनाया है। और इसके चारों तरफ क्या था, ओशियन थे। क्या थे? केवल बच्चे ओशियन थे। तो ये जो लैंड एरिया था, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था, सॉरी, इसको बोला जाता था बेटा पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। ये था पेंजिया। और ये जो ओशियन था इसको बोला जाता था पैंथालासा। पैंथालासा। ठीक है, ये हमारा पैंथालासा था जो ओशियन था। और ये जो पेंजिया था वो क्या था आपका बच्ची, वो था लैंड एरिया। अब यही जो आपका पेंजिया है ये बाद में टूटा। और जब बाद में टूटा तो कितने भाग में टूटा बच्चे, ये टोटल टोटल 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में डिवाइड हुआ। और ये जो ओशियन, ये जो पैंथालस ओशियन था, ये टूट के आज जितने भी ओशियन है हमारे पास, उनमें ये क्या हो गया, बट गया। तो इसी सब चीज के बारे में आज हमें करना है क्या, स्टडी। यानी आज देखना है हमें कि ये जो अर्थ हमारा, आज हम जिस तरह से अर्थ को देखते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे देखो आपको इमेज दिख रहा होगा अर्थ का। तो ये जो अर्थ को आप देखते हो, ठीक है, ये अर्थ आखिर ऐसा है कैसे, ठीक है, ये कैसे बना। और आज भी मैं बता दूं बच्चे, आज भी इसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये जो पेंजिया से ये जो 7 प्लेट्स निकले ना, 7 प्लेट कॉन्टिनेंट टूट के निकले ना, ये आज भी इनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मैं सब दिखाऊंगा बड़े आराम से। चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इस चीज को मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, बाकी फिर बाकी बातें हम करते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी, तो थोड़ा सा हम चलेंगे इसके नीचे की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द अर्थ वॉज फ्रॉम सम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब जो अर्थ है आज का नहीं है, वो क्या है, बहुत पुराना है। कब? 4.6 बिलियन ईयर पहले का बना हुआ है। अब जो हम अर्थ देख रहे हैं वो अलग है, जो पहले अर्थ था वो अलग था। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो पोर्शन था ऐसे निकला हुआ, ये जो पोर्शन है बेटा, जहां से आप मेरे पेन को आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन क्या था बच्चे, यही पोर्शन था पेंजिया। ये पोर्शन क्या था, पेंजिया था। ये पोर्शन आपका पेंजिया था। ठीक है, ये वाला पोर्शन पेंजिया। और ये जो आप ओशियन वाला हिस्सा देख रहे हो, ओशियन वाला हिस्सा, इसको बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था, पैंथालासा। ठीक है, तो क्या था, देखिए अब यहाँ मैं बात बताता हूँ आपको। ठीक है, it is believed that some 180 billion year ago the Pangea broke apart। यानी आज से 180 मिलियन ईयर एगो, एगो की बात हो रही, मतलब बहुत पहले की बात हो रही। क्या हो गया, ये पेंजिया टूट गया। पेंजिया क्या हो गया, टूट गया। अब ये जब टूटा ना, तो इसमें से अलग अलग कॉन्टिनेंट मिले जिसे आज हम देखते हैं। ठीक है,
is broke up the form of the present day continents. Panthalassa, which was the single ocean surrounded the Pangaea, also divided in the present day's ocean. मतलब ये भी क्या हो गया, आज के प्रेजेंट डे ओशियन में डिवाइड हो गया। आगे देखो बच्चे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आराम से चलेंगे, एक एक चीज बताते हुए चलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सारी चीजें आपको समझा दी जाए। देखो बच्चे, यहां से फिर क्या हुआ, दूसरी बात आई, हाँ, इसके बारे में बताया किसने कि आखिर ये पेंजिया था, ये टूटा, फिर ये पेंथालासा था, ये भी टूटा तो ओशियन बना, प्लैनेट बना। देखो क्या, एक पर्सन थे अल्फ्रेड वेगर। कौन थे बच्चे? अल्फ्रेड वेगर गेव द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। इन्होंने ही कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। कब दिया था? 1926 में। तो बच्चे एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हु गेव द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी बच्चे? तो आप बताओगे सर अल्फ्रेड वेगनेस ने दी थी। कब दी थी? 1926 में दी थी। He said that the present day continents are formed due to the breakdown of the Pangaea and huge oceans surrounding the Pangaea was Panthalassa। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो ओशियन था उसको क्या बोला गया? पैंथालॉसा बोला गया। ठीक है बच्चे, देखो the lithosphere has a several large and some small rigid irregular shaped plates which carry continent with the ocean floor। अब ऐसे समझो बच्चे, आप ऐसे समझना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझना। अगर जैसे आपने देखो, आप लोग करते क्या हो, बारिश होती है तो भाई आप लोग का तो नहीं पता, मैं ऐसा करता था। बारिश होती थी तो क्या करता था बच्चे, जैसे मान लीजिए बारिश होती थी तो पानी बहुत ज्यादा बहने लगता था, तो हम लोग क्या करते थे? नाव बनाते थे। किसकी? कागज की नाव, और जिसको आप बोट भी बोलते हो। ठीक है, तो बोट बनाते थे और इस पे हम अपना बोट डाल देते थे और ये तैरने लगता था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे समझना, ये जो, जैसे मान लीजिए हमने टोटल कितनी बोट बनाई? 7 बोट बनाई, और सातों बोट को हमने यहाँ पे फैला दिया। 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारे 7। ठीक है, 7 बोट हुई और हमने इनको क्या किया? पानी के ऊपर छोड़ दिया। अब ये सब तैर रहे हैं, तो देखो जब ये बोट आपस में तैरेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कभी ये आपस में टकराएंगे, कभी ये आपस में दूर जाएंगे, है कि नहीं बच्चों? जैसे मान लीजिए ये वाला जो मान लीजिए इसको 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। अब क्या हो रहा है, कभी कभी ये आपस में, जैसे 4 और 5 आपस में टकरा गए, ठीक है, फिर क्या हो, 4 और 5 आपस से दूर हो गए। तो इसी तरह हमारे जो प्लेट्स हैं वो भी क्या है, नीचे पूरा भरा हुआ है मैग्मा। नीचे पूरा क्या है, भरा हुआ है मैग्मा, और इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? तैर रहे हैं। इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? ये तैर रहे हैं। बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे की बात भी आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। देखो, तो हमने यह बात कर ली कि भाई ऐसा चीज हो रहा है। दीज प्लेट्स हैव मूव्ड अपार्ट ओवर द ईयर्स एंड स्टिल मूविंग, और अभी भी क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। द अर्थ सरफेस हैज नेवर रिमेन्ड स्टेबल। तो अर्थ का सरफेस से कभी भी स्टेबल नहीं रहता। बच्चे कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताना, वहां पे मैं बताऊंगा सोल्यूशन। द प्लेट मूवमेंट कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये सब क्या कॉजेज बना रही? कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ का कॉजेज हैं। जो सरफेस पे आप देख रहे हो ना चीजें कैसी बनी हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कॉजेज यही है कि जो प्लेट्स हैं वो क्या है? मूव कर रही हैं। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। हमें पता है हमारे पास कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं। कौन कौन सी, ये देखते हैं। पहला तो भैया पैसिफिक प्लेट है, दूसरा यूरेशिया प्लेट है, अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट जिसको बोलते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका प्लेट, और क्या, साउथ अमेरिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये यानी हमारे पास टोटल 7 है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेट हो गई ना, मैंने आपको काउंट करा दिया। ठीक है, these force operating inside the earth that led to the movement of the changes of the earth surface is called endogenic force। मतलब जो फोर्स अर्थ के अंदर लगता है, जो फोर्स अर्थ के सरफेस के अंदर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, जो अंदर लग रहा है उसको इंडोजेनिक, और जो फोर्स बाहर लगेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक फोर्स। चलो, अब एक्सोजेनिक फोर्स आया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आखिर एक्सोजेनिक फोर्स है क्या। चलो बच्चों, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं इंडोजेनिक फोर्स के बारे में, उसके बाद आते हैं एक्सोजेनिक पे।
The movement of a plates led to the formation of various landform and also shaking a land surface. ठीक है, these movements are slow and are from refer to the despotic force. कौन सा फोर्स भैया? despotic force. These processes called dystrophism and the word dystrophism means twisting. मतलब ये जो फोर्स होता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है, वो क्या करता है? एक फोर्स जनरेट करता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिक फोर्स। और ये जो डिस्ट्रोफिक फोर्स होता है ये कहलाता है डिस्ट्रोसमिस, यानी जो प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिस्प्रोसमिस कहलाता है। और ये जो डिस्प्रोसमिक मीनिंग होता है इसका मतलब होता है ट्विस्ट होना। ट्विस्ट का मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर किसी चीज को आप ऐसे पकड़ के इससे मोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन आर बिल्ड बाय टू फोर्सेस। जो आपके माउंटेन्स होते हैं, आप जैसे आप देखो ना, बड़े बड़े माउंटेन है, आप देखोगे बड़े बड़े माउंटेन है, तो ये दो प्रोसेस से बनते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला तो होता है आपका फोल्डिंग प्रोसेस और दूसरा आपका फ्लोटिंग। दो प्रोसेस है, कौन कौन सा? फोल्डिंग और फ्लोटिंग। फोल्डिंग मतलब क्या होता है? फोल्डिंग मतलब फोल्ड हो जाना। दूसरा फ्लोटिंग मतलब तैरना। ठीक है, समझना, समझाऊंगा अभी। फ्लोटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ प्लेट। जो फोल्डिंग होता है वो क्या? कोलिजन ऑफ प्लेट्स की वजह से होता है। द अनफोल्ड और द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड द एंटीक्लाइन। ठीक है, जो ऊपर को तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन बोलते हैं, जो ऊपर का एरिया रहेगा। ठीक है, और जो नीचे का एरिया रहेगा या फिर जो ड्रिफ्ट वैली रहेगा उसे क्या बोलेंगे? साइनक्लाइन। दो चीज आ गया, एंटीक्लाइन और साइनक्लाइन। ठीक है, द लीड, देखो ऐसे समझ लो मेरे पास, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा कोई प्लेट है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। एक मिनट रुक जाए, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे समझो ये एक पेपर है, ये क्या है? एक पेपर है। अब ये क्या हुआ? कोलिजन होना स्टार्ट हुआ तो ये पेपर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया बच्चे, तो हमने देखा कि एक सरफेस चला गया, अरे नीचे जाओ बेटा, एक चला गया नीचे, एक चला गया ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं साइक्लिकाइन। मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो। जैसे देखो, ये आपकी प्लेट थी, अब ये कुछ प्लेट ऐसे होना स्टार्ट हो गई, ऐसे होना, ऐसे होना स्टार्ट हो गई। तो बच्चे ये जो ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है, मैं इसकी बात कर रहा था, ये ये ठीक है, ये जो फोर्स कहलाता ये है, ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। कहाँ गया? एक मिनट, तो क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है, ठीक है बच्चे, कौन सा? ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये, इसको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं हम, ये आपका साइक्लाइन। बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे चीज है, इसके बारे में मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, देखो, दिस लीड टू द राइज ऑफ द माउंटेन्स। ये क्या करते हैं? माउंटेन को बनाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द सच माउंटेन्स आर द, देखो कुछ एग्जाम्पल इससे क्या हो जाएंगे। पहली बात, आपके इंडिया का हिमालय। इंडिया में कहाँ पड़ता है हिमालय? सभी को पता है। ठीक है, रॉकीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज माउंटेन। ठीक है, और उसके बाद एंडीज ऑफ द साउथ अमेरिका, जो एंडीज माउंटेन है कहाँ का? साउथ अमेरिका के। ये सब उसके एग्जाम्पल है। देखो अगला क्या बिच्छू? द अदर फॉर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लोटिंग। दूसरा मूवमेंट क्या होता है माउंटेन बनने का? फ्लोटिंग है बच्चे। व्हेन टू प्लेट्स पुल अवे ऑफ ड्राइवेज फ्रॉम ईच अदर द क्रस्ट फीचर्स, ठीक है, फ्रैक्चर्स, ठीक है, द क्रस्ट फ्रैक्चर्स। ठीक है, देखो समझो, ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, अब ये दोनों प्लेट आपस में आ रहे हैं, अब यहाँ पे टकरा गए। मैंने बताया था, जैसे नाव वाला, याद कीजिए नाव का जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। तो अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो जैसे ही दोनों आपस में टकराएंगे तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा? अब एक नीचे जाएगा, एक ऊपर चला गया। ठीक है, एक नीचे गया, एक ऊपर चला गया। तो जैसे एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा ना, तो इनमें क्या होगा? इनमें जो क्रस्ट होगा वो फ्रैक्चर हो जाएगा, जो ऊपर का लेयर होता है। अब देखो क्रस्ट किसको बोलते हैं पहले ये समझ लो। जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, ये सबसे ऊपर वाला एरिया, इसको ही बच्चों बोला जाता है क्रस्ट। इसी को क्या बोला जाता है? यही आपका क्रस्ट है। जानते नहीं हो ना, क्रस्ट पता ही नहीं तो कैसे समझोगे? तो क्या होगा ऐसे समझना, मतलब एक प्लेट इधर से आई, दूसरी प्लेट इधर से आई। अब ये प्लेट इसके नीचे चली गई और ये इसके ऊपर चला गया।
तो क्या हो गया, अब ये क्रस्ट को तोड़ के बाहर चला आएगा, क्रस्ट को तोड़ के बाहर चला आएगा और किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, एक माउंटेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। चलो बात समझ में आई, ठीक है। देखिए अब क्या होगा भाई, ये तो माउंटेन हो गया हमारा। द uplift black block is called the horse of the block mountain, ठीक है। movement along the flood can be both horizontal and vertical, दोनों टाइप का हो सकता है, या तो horizontal होगा या तो vertical ही होगा। this movement can lead to be the formation of rift valley, और ये क्या बनाते हैं, रिफ्ट वैली बनाते हैं। अब रिफ्ट वैली होता क्या है ये समझिए, रिफ्ट वैली होता क्या है ऐसा समझो। जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को क्लीन कर दूं तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा रिफ्ट वैली समझिएगा, रिफ्ट वैली क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए रिफ्ट वैली की बात करें तो मतलब इसका समझो बच्चे ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभी पहाड़ों के बीच से ऐसे नदियां बहती रहती है ना। तो मान लीजिए आगे पीछे क्या है, पहाड़ है और ऐसे नदी है, जैसे यहाँ पे आपको खूब ढेर सारा माउंटेन, ये सब क्या है, माउंटेन एरिया है। ये भी आपका माउंटेन एरिया है। बीच से ये क्या हो रही है, रिवर आपकी बह रही है, ये आपका रिवर है आपका, और ये क्या है आपका माउंटेन है। बच्चे थोड़ा सा ड्राइंग बड़ी गंदी है तो ड्राइंग पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। ये आपका रिवर है और ये आपका क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन के बीच में जो रिवर बहती है, ये रिवर जो होती है बच्चे किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। क्या होता है रिफ्ट वैली में, डिफिनेशन देखो, रिफ्ट वैली इज अ लीनियर वैली फॉर्म बिटवीन टू माउंटेन्स ड्यू टू फ्लोटिंग, ठीक है। दिस बेस्ट एग्जांपल इज द रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, अभी मैं इसे आपको दिखाऊंगा भी। अभी आगे चलते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही सडन होती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता, और जब ऐसा होता है तो हमारी क्या होती है भाई, हालत खराब हो जाती है। ये क्या हो रहा है ना। कभी कभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है सर ये कैसे हो गया। देखो देर आर सम सडन मूवमेंट, कुछ क्या होते हैं, बड़े सडन मूवमेंट होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, लाइक अर्थ क्यूब और वैल्केनो इरप्शन which causes sudden movement and have displaced impact on the earth surface, जो क्या करते हैं अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट कर देते हैं। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि भाई फोल्डिंग माउंटेन कैसे बनता है और फ्लोटिंग माउंटेन कैसे बनता है। ये देखो ये है आपका माउंटेन, आपने देखा। अब आप ये जो बन रहा है कैसे बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, रेड कलर से देखना। ये आपका कुछ इस तरह बन रहा है, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, है ना, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, जो टॉप वाला एरिया है, इसे बोला जाता है ए। ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब एंटीक्लाइन हो गया। क्या हो गया बच्चे आपका, एंटीक्लाइन हो गया। और ये जो नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये इसको बोला जाता है एस। एस मतलब साइक्लाइन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, साइक्लाइन हो गया आपका। बात समझ में आई। देखो अब ये तो आपका क्या बन गया, अभी फोल्डिंग माउंटेन बन गया। ये फ्लोटिंग माउंटेन मतलब ये एक था, एक प्लेट ये था, दूसरा प्लेट ये था। अब ये आपस में क्या हो गए, टकरा गए, तो नॉर्मल सी बात है, इनमें क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ये एक नीचे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर उठना स्टार्ट कर जाएगा। दूसरा मुझे बताना था रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली भी देख लो बच्चे, यहाँ देखो आप इसमें देख सकते हो, रिफ्ट वैली का बहुत बड़ा अच्छे से एग्जांपल दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अब इसको देखो बच्चे, यहाँ से रिफ्ट वैली बहुत सुंदर दिखेगा आपको, और सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो येलो येलो करके चला है ना, ये आपको क्या है, रिफ्ट वैली है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बच्चे, यहाँ से जो चल रहा है ये वाला पोर्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखो यहाँ से ईस्टर्न बीच है और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है। ये आप जो बीच में देख रहे हो ना ये पोर्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजें देखते हैं और क्या है। तो देखो कोशिश ये की जा रही है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए कि ज्यादा आपको चीजें परेशान ना करें, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका आता है वो है बच्चे अर्थ क्यूब। क्या है आपका, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, एक सडन मूवमेंट होता है। एक अर्थ प्लेट पे क्या होता है, सडन मूवमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। देखो ये जो सडन मूवमेंट होता है ना, इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। अब क्या है इसमें, ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट मच बिलो टू द अर्थ सरफेस। जो अर्थक्वेक होता है क्या होता है, सरफेस पे नहीं बनता, वो बहुत नीचे उसके बनता है। क्या होता है, बहुत नीचे उसके बनता है, ठीक है। इसमें तीन चीज हमें याद रखना है। द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, जहां पे अर्थ की फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द पॉइंट वर्टिकली above द फोकस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द एपिसेंटर।
क्या वो बोलते हैं उसको, ईपी सेंटर। सोचो, ऐसे समझो, ये आपका अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे अर्थ क्विक आया, तो ये जो पोर्शन होगा ना जहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा बच्चे, स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो ये जो स्टार्ट हुआ इसी को क्या बोलेंगे, फोकस, इसी को बोलेंगे फोकस। और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर जो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे, ये होगा आपका ईपी सेंटर। क्या होगा बच्चे, ये आपका ईपी सेंटर होगा, क्या होगा, ईपी सेंटर। बात समझ में आई। अब यहीं से क्या होता है, इसकी रेज ऐसे चलती है, अब ये बढ़ती चली जाएगी। देखो क्या कहलाएगा भाई, ईपी सेंटर कहलाएगा। देखो अब इसकी जो वेव्स होती हैं, ये जो वेव है ना, ये वेव्स होती है, इनको एक नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है इनको, इसमें उसको बोला जाता है सिस्मिक वेव। क्या बोला जाता है बच्चों, इनको सिस्मिक वेव बोला जाता है। और ये जो अर्थ क्यू की स्टडी करते हैं, जो लोग, जो साइंटिस्ट अर्थ क्यू की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। और इनका जो स्टडी होता है उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। मतलब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो सर ये होगा सिस्मोलॉजी, और इसकी स्टडी करने वाले होंगे सिस्मोलॉजिस्ट। समझ में आई बात। चलिए देखिए, अब जो अर्थ वेव होती है वो तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक को बोला जाता है पी वेव, दूसरा एस वेव और तीसरा एल वेव। पी वेव को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, दूसरा ट्रांसवर्सल वेव, और तीसरा जो होता है एल वेव, उसको बोला जाता है सरफेस वेव। आपको पता है बच्चों, कुछ टाइम पहले 2001 में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें क्या हुआ था, कई लाख लोग मारे गए थे। अब देखो, जो गवर्नमेंट देती है ना, जो गवर्नमेंट डाटा देती है उसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होता है, क्योंकि वो उसमें चीज को नहीं दिखाती, लेकिन जो रियलिटी होता है वो ग्राउंड फील्ड से पता चलता है। उसी तरह भुज में एक क्या हो गया था, भुज में एक अर्थक्वेक आया था 2001 में। कब आया था बच्चे, 2001 में, और वो भी बड़े ही अच्छे दिन आया था। क्या कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भुज में कब अर्थक्वेक आया था, तो डेट याद रखिएगा। क्या हुआ था भाई, हम 52nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन क्या हुआ, 7.6 रिएक्टर स्केल पे एक अर्थक्वेक आया। कहाँ पे आया, भुज में आया, जिसमें तकरीबन 20,000 लोग क्या हो गए, डेथ कर गए, और अप्रोक्स 4 लाख होम्स जो हो गए वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इट इफेक्ट was felt till the capital city of the न्यू दिल्ली। मतलब ये आया तो था गुजरात में, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ तक गया, न्यू दिल्ली तक गया। ठीक है, कहाँ तक गया, न्यू दिल्ली तक गया। और साथ में इसके जो कंट्री, नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनको भी क्या क्या बच्चे इफेक्ट किया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, एक आई विटनेस के बारे में सुनते हैं इसकी स्टोरी। एक आई विटनेस ने वहां पे जो कुछ देखा उसी को बताया। कैसे बताया, देखिए उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, वी वर इन आवर बिल्डिंग इन अ मॉर्निंग एट 8:50 AM एंड सडन द बिल्डिंग स्टार्टेड शेकिंग। मतलब वो लोग अपने घर में थे, अपने बिल्डिंग में 8:50 पे, ठीक है, मतलब सुबह के 9 बज रहे थे, और बिल्डिंग क्या करनी, हिलने लगी। ठीक है, and all the people rushes towards the open ground, but some of them failed to get out and were watches। ठीक है, यानी सब लोग क्या हुए, भागना स्टार्ट कर दिए बाहर। ठीक है, अंडर फॉलिंग स्लैब ऑफ बिल्डिंग, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए, स्लैब में फंस गए। वी लॉस्ट मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, बट वन मिरेकल हैपन, लेकिन क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। वन पर्सन हैड हिज सेल फोन्स विथ हिम एंड हिज कॉल्ड फ्रॉम अंडर द डेब्रीज एंड सेड आई एम अलाइव प्लीज सेव मी। मतलब एक क्या हो गया, एक दब गया था स्लैब के अंदर, और उसने अंदर से ही फोन किया कि भैया मैं अंदर फंसा हूं, मुझे बाहर निकाल लो। तो क्या हुआ, जो वर्कर्स थे वो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उसे क्या होगा, बिल्कुल बाहर निकाली, और बिल्कुल वो सही था। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट आई, मास इंफॉर्मेशन टीम रिपोर्ट आई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैं इसमें आपको कुछ समझाने नहीं जा रहा, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप नजर दौड़ाइएगा एक चीज पे, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो आप मैप देख रहे हो ना बच्चे, ये जो मैप देखो, ठीक है, अब ये यहाँ जहां पे आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे वाले पॉइंट,
ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको इंडिकेट करते हैं किस चीज का भैया, ये सब आपको इंडिकेट करते हैं अर्थक्वेक का। किस चीज के बारे में? अर्थक्वेक के बारे में इंडिकेट करते हैं। यानी यहाँ यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं। क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा। और बच्चे ये तो पड़ता है आपका जापान, ठीक है। और यहाँ पे तो अर्थक्वेक के बारे में पूछो ही मत, बिल्कुल अर्थक्वेक के बारे में पूछो ही मत, कितना अर्थक्वेक आता है कोई बता नहीं सकता। ये है बच्चे देखो इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो कुछ एरिया में, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे जो एरिया ये है गुजरात का, तो गुजरात के एरिया से ही थोड़ा बहुत भूकंप आना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया भूस का यहाँ पे क्या आया था, भूकंप आया था। ये आपका इंडियन ओशियन है, ये जो नीचे आपका देख रहे हो इंडियन ओशियन है, ठीक। यहाँ पे चीजें ऐसे समझ में आपको आ जाएंगी। चलिए देखिए, तो ये चीज आई थिंक मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी जो रिपोर्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगला हम बात करते हैं भैया वैल्कोनो का। देखो भाई, ये भी वैल्कोनो इरप्शन भी ना एक बड़ा ही खतरनाक चीज होता है। अगर पता ना हो कि कब वैल्कोनो इरप्शन होना है तो कितना लॉस हो जाए आप समझ नहीं सकते इसके बारे में। तो वैल्कोनो इरप्शन में होता क्या है, देखो क्या होता है। अच्छा, आपने एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, बड़े आराम से आप समझोगे। आपने देखा होगा घर में कुकर में खाना बनते हुए, इसमें कुकर में खाना बनते हुए देखा होगा। तो जब कुकर में खाना बनता है तो क्या होता है बच्चे, जब कुकर में खाना बनता है तो आपने देखा होगा कि जब खाना पक जाता है तो सीटी बहुत तेज से निकलती है, और उसमें से क्या होता है, उसमें से वाटर वेपर निकलता है। बस सपोज करो कि आप दाल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, दाल बना रहे हो, और अचानक उसका जो ऊपर सीटी थी वो निकल गई। तो बच्चे जब वो सीटी निकल जाएगा ना, तो अंदर इतना प्रेशर रहता है, अंदर इतना प्रेशर रहता है कुकर के अंदर, कि वो जो सीटी होगी ना उसके अंदर से दाल वगैरह सब बाहर निकलने लगेगा, और क्या करेगा, हार्मफुल हो जाएगा ये थोड़ा सा क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। अब यहाँ देखो क्या है भाई, ये जो आपका वैल्केनो है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो नीचे पूरा दिया हुआ ये पूरा मैग्मा है, क्या है, पूरा मैग्मा भरा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, ये मैग्मा ढूंढता है एक जगह जहां पे, अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझ लो एक पेज है, ये क्या है आपका, ये पूरा पेज है। मैं ऐसे एक पेज ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब इस पेज में कहीं पे मैं पानी डाल देता हूँ, तो जहां पे मैं पानी डालूंगा वहां का एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जरा सा अगर नीचे से, जैसे मैंने सोचिए मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ प्रेशर लगाया तो भी मेरी फिंगर बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ प्रेशर लगाया तो भी फिंगर बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ प्रेशर लगाया तो भी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ये जो एरिया भीग गया हुआ है, यहाँ पे मैं हल्का सा प्रेशर लगाऊंगा तो मेरी फिंगर बाहर हो जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल सेम इसी तरह इनके बारे में भी है बच्चों। ये जो मैग्मा है ना नीचे, मैग्मा ये अपना रास्ता ढूंढता रहता है। ये जो मैग्मा है ये अपना रास्ता ढूंढता रहता है कि हम किधर से निकलें, ठीक है। तो जहां पे इसको वो दिखते, जैसे मान लो ये हमारा प्लेट है, तो इसको दिखता कि बस करो यहीं पे कमजोर है, तो वहां से रास्ता फोड़ के बाहर निकल जाता है। और जब ये निकलता है तो अपने साथ क्या निकालता है, सबसे पहले तो एस निकालता है, बहुत सारा धुआं निकालता है, बहुत सारा धुआं निकालता है। उसके बाद क्या निकालेगा, ठीक है, बहुत सारा धुआं निकालता है। और ये जहां से निकलता है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये कहलाता है क्रेटर। क्या कहलाता है बच्चे, क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ये आपका क्रेटर कहलाता है। क्या होता है ये, क्रेटर। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ रही है तो चलो और थोड़ा सा वैल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और साइड में कर देता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से दिखेगी चीजें। चलिए, बहुत ज्यादा साइड में हो गया। चलो भाई देखो, वैल्केनो के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। क्या है, द सडन इरप्शन ऑफ मैग्मा, the sudden eruption of magma acids and gases from a vent on the Earth's surface is called volcano. Volcanoes are generally found in the plate margin, यानी जहाँ पे प्लेट मार्जिन होता है वहां पे पाए जाते हैं। As mentioned in the earlier chapter, the hot melted magma gases out in the form of lava from a vent. A vent is an opening on the earth surface, जो क्या होता है, एक ओपनिंग एरिया होता है। अब देखो भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं, तो हम उनको डू यू नो में देखेंगे। क्या कह रहे हैं, मेनी प्लेट्स हैव फोर्स्ड वैल्कॉनिक एक्टिविटीज ओवर द हिस्टोरी। Find out the right and few lines about the volcanic eruption on Mars and Jupiter. मतलब मार्स और जुपिटर पे भी क्या है, वैल्कोनिक इरप्शन हुए हैं। द वर्ड वैल्कोनो कम्स फ्रॉम द वर्ड वल्कन, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ फायर इन रोमन
मेथोलॉजी। मतलब ये जो वोल्केनो वर्ड आया है ये कहाँ से आया बच्चों, वॉल्कन से आया है। और वॉल्कन जो है ना ये क्या थे, एक गॉड थे, कहाँ के, रोमन के। ठीक है बच्चे, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम बढ़ते हैं अगली चीज के तरफ और थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर ये जो वोल्केनो है कितने टाइप के होते हैं। बच्चे वोल्केनो के बारे में बात करें तो जनरली आपको 3 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से, पहला आपका एक्टिव वोल्केनो जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा उसमें एसेस और मैग्मा बाहर निकलते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो जो कब फट जाए पता नहीं रहता। और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो भैया हमेशा सोता रहता है, उसमें से कुछ भी इरप्शन वगैरह खत्म, बहुत पहले इरप्शन हुआ रहता है लेकिन अब नहीं होता। देखो क्या है, बात करते हैं एक्टिव वोल्केनो का। द वोल्केनो दैट इरप्ट फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। एट प्रेजेंट देयर आर सस्पेंडेड टू बी 50 एक्टिव वोल्केनो। तो अभी तक हमारे पास कितने 50 एक्टिव वोल्केनो हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वर्ड आया है, इसके बारे में हम समझेंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोला जाता है ये भी देखेंगे। डोमेंट वोल्केनो की बात करें, दीज आर वोल्केनोज दैट इरप्टेड इन द पास्ट बट आर न्यू पॉइंट, दे माइट इरप्ट इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में हो सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है। माउंट वेनियस इन इटली, माउंट वेनियस इन इटली एंड द वेलो वेस्टर्न वोल्केनो इन Yellowstone National Park in USA are example of the dormant volcano. ठीक है, तीसरा extinct volcano. Extinct volcanoes are those volcanoes that have not erupted in the past, मतलब पास में नहीं erupt किया। Some example are Jadwal volcano in Netherlands and Indibris Castle in Scotland। ठीक है, और आपको मैं और बता दूं, इंडिया में भी एक वोल्केनो है। ठीक है, कैसा वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है। वो कहाँ पे है, बैरन, जिसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, वो पूरा द्वीप ही है। ठीक है, वो क्या है, पूरा द्वीप ही है। ठीक, चलो बच्चे एक बात तो जो मैं बताने वाला था आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो बच्चे ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेके स्टार्ट है ऐसे करके ये जो है, तो ये क्या बनाता है, एक रिंग टाइप का बनाता है। और ये जो बीच में है ये पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है बच्चे, पैसिफिक ओशियन है ये। ठीक है, तो एक्चुअली इनको इसलिए बोला जाता है, ये जो पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है, देखो द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रन्स फॉर 4000 किलोमीटर अलोंग द प्लेट मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड volcanoes occur at this place। देखो मैक्सिमम अर्थक्वेक और मैक्सिमम वोल्केनो कहाँ पे आपको मिलेंगे, इसी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, और मैं बता दूं जैसे ये आपका जापान। ठीक है, तो जापान में तो आपको पता है, जापान तो भाई क्या होता है, जापान को हम द कंट्री ऑफ वोल्केनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द कंट्री ऑफ वोल्केनो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा इरप्शन होता है, इतना ज्यादा इरप्शन होता है, कभी जब मन तब यहाँ पे अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो क्या है, दिस रिंग हैव सम 452 volcanoes out of which nearly 75 are active volcanoes। देखिए 452 volcanoes हैं जिसमें से अभी भी कितने 75 जो हैं वो वर्किंग है, मतलब 75 क्या है अभी भी उसमें इरप्शन होता है। चलो भाई आगे की बात देखो, आगे क्या कह रहा है। देखो जो जैसा मैंने बताया, जापान द कंट्री ऑफ वोल्केनो, जापान को किस नाम से जाना जाता है, द कंट्री ऑफ वोल्केनो। डू यू नो दैट अराउंड 10% ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन जापान। सोचिए पूरे वर्ल्ड का जो 10% है वो अकेले जापान लेके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना वो डेवलप कंट्री है। Japan is located in the circum-Pacific volcano belt. Find out the name of the 5 main volcanoes in Japan। तो बच्चे ये चीज जो आप यहाँ से पूछ रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 मेन volcanoes इन जापान। तो बच्चे क्या करोगे, इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके को कितना पता है इसके बारे में। ठीक है, और आई एम श्योर कि आप पक्का लिखो, जरूर लिखोगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने आपको आते हैं उतने लिखिए। ठीक है, दूसरा ये तो हमने इंडोजेनिक फोर्स देखा था बच्चों, अभी हमारा आएगा एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब जो बाहर की फोर्स है उसके बारे में। देखो अब एक्सोजेनिक फोर्स में क्या आएगा, एक्सोजेनिक फोर्स मतलब जो बाहर का फोर्स होता है उसके बारे में।
तो पहला आता है वेदरिंग। वेदरिंग नॉर्मल सी बात है, जो बाहर के मौसम है वो भी क्या करते हैं, वो भी सॉइल इरोजन वगैरह करते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड डिकम्पोजिंग ऑफ रॉक्स। तो फिर क्या है आपका इरोजन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। तो ये सब चीजें, these two process along with deposition are responsible for the certain of various landform। तो ये जो दो चीज है, वेदरिंग और इरोजन, ये भी क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंड फॉर्मेशन में। अब चलिए कुछ चीजें जैसे फ्लोरियल फीचर क्या है इसका, ये देख लेते हैं। फ्लोरियल फीचर मतलब जो नदी के द्वारा या जो रिवर के द्वारा बनती है। The fluvial features are formed due to the action of river। ठीक है। Some of the main features are, क्या है, waterfall। तो waterfall क्या होता है भाई, आपको पता है, एक जगह पानी कलेक्ट होता है तो उसके नीचे से जब बहुत तेज से पानी गिरना लगता है तो वो क्या कहलाता है, waterfall। Falling of river water from great height is called waterfall। ठीक है। Many times the river waterfalls in step forming rapids। दूसरा, valleys क्या होता है बच्चे, elongate low land between two elevator areas is called a valley। मतलब जैसे मान लो एक एरिया ये रहा, दूसरा एरिया ये रहा, तो ये जो बीच वाला एरिया है इसी को क्या बोलेंगे हम बच्चे, वैली बोलेंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा, वैली हो जाएगा। दूसरा, मेंडर्स। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। देखिए फिर क्या आ रहा है, मेंडर्स। ये क्या होते हैं भाई, लूप्स फॉर्म्ड बाय द ट्विस्ट ऑफ द टर्न्स बाय द रिवर व्हाइल एंटरिंग द प्लेन्स एरिया एंड कॉल्ड मेंडर्स। अच्छा, आप कभी घर में पानी ऐसे छोड़ना, देखिए घर में क्या करना, ग्लास में पानी लेना, उसको फोर्स पे गिरा देना, थोड़ा ही पानी गिरा, ज्यादा नहीं होना, मम्मी बहुत पूछेगी बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी गिरा दिया। अब करना क्या, उसको ऐसे 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 उंगली से करते चले जाना। तो देखो जैसे जैसे आपकी उंगली जाएगी ना वैसे वैसे पानी आपका आता जाएगा। तो ये जो एरिया होता है आपका, ठीक है, ये जो एरिया आपका बनता है ये कहलाता है आपका मेंडर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, मेंडर्स कहलाता है। बात समझ में, देखिए। और जैसे देखो ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका प्लेन हो गया, बीच में ये खाली एरिया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आपका वैली हो जाएगा। ठीक। दूसरा, फ्लड प्लेन। ये भाई फ्लड प्लेन मतलब देख लो, फ्लड प्लेन मतलब जो प्लेन में पानी बहता हो। देखो, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, इट इज ओवरफ्लोड, इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड sediments along its bank। This lead to the formation of the flat fertile area called flood plain। मतलब क्या, देखो जब पानी बहुत तेजी से बहता है तो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी उट्टी, जैसे बाढ़ उड़ जब आती है, तो बाढ़ उड़ आती है तो वो अपने साथ मिट्टी वगैरह भी साथ में लेके आती है। तो ये जो कहलाती है, ये जो जब अपने मिट्टी उट्टी अपने साथ में लेकर आएगी ना बच्चों, तो ये जो चीजें हो जाएंगी वो किस में कहलाएंगी, वो कहलाएंगी फ्लड प्लेन में। तो मिट्टी जमा देगा तो वहां पे कृषि बहुत अच्छी होती है, फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक। चलो अगला बात करते हैं डेल्टा का। अब भाई डेल्टा क्या है ये देख लेते हैं। देखो डेल्टा कह रहा है इन द, ओहो कहाँ चले गए आप, इधर आइए। वो भी भाग रहा है कि भाई जल्दी से खत्म कर दो, अरे भैया इधर आ जाओ, बिल्कुल। डेल्टा, इन द लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर बिकम वेरी स्लो। नॉर्मल सी बात है, रिवर क्या होता है, पहले तो भाई जब निकलता तो बड़े जोश में निकलता है कि आप तो एकदम अर्थ को एकदम चीरते हुए निकल जाएंगे, पृथ्वी को एकदम चीरते निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती जाती है। तो जब उसकी स्पीड स्लो होती जाती है तो अपने साथ जो सॉइल और सेडिमेंट्स वगैरह वो लेके चलता है ना, वो क्या करता है, वो किनारों पे छोड़ता चला जाता है। वो क्या होता है, किनारों पे छोड़ता चला जाता है। और कुछ समय बाद ना वहां पे क्या होता है, बहुत ढेर सारा सेडिमेंट कलेक्ट हो जाता है। और जब वो बहुत ढेर सारा सेडिमेंट कलेक्ट हो जाता है तो वो जो बनता है ना वही क्या कहलाता है, वही आपका डेल्टा कहलाता है। देखो इन द लास्ट स्टेज द रिवर बिकम वेरी स्लो। रिवर क्या होती है, बहुत स्लो हो जाती है, वेरी स्लो। इट कैन नॉट कैरी इट लोड एनी मोर, डिपॉजिटिंग ऑल द सेडिमेंट एट इट्स ओथ। मतलब जहां से खत्म होता है वहीं सब कलेक्ट कर देता है। द डिपॉजिटेड सेडिमेंट ब्लॉक द पाथ ऑफ द रिवर। This divided the river into many branches called distributaries। In these states, the triangular shaped land is formed
between the distributaries due to the deposition of sediment. This is called delta. आप ये देख सकते हो, ये जो इमेज है यहाँ बच्चे, ये देखिए जरा, ये एक डेल्टा का इमेज है। रिवर यहाँ से आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके पास पावर होगी कम, तो अब ये इसके साथ जो मिट्टी उट्टी लाया था, अब ये सब यहाँ देखिए कलेक्ट कर दिया है। तो जैसे कलेक्ट कर दिया तो इसके बहुत से ब्रांचेस बन जाएंगे, देखिए बहुत से ब्रांचेस बन गए, ठीक है। तो यही कहलाता है डेल्टा कहलाता है, ठीक है। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? मैग्रोवन डेल्टा, जो कहाँ इंडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। लीव्स के बारे में बात करें, द राइज बैंक ऑफ द रिवर, ये कहाँ पे राइज होते हैं? बैंक रिवर के पास राइव होते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, और बस लास्ट हो रहा है आपका, ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ओवलियन फीचर क्या है भैया इसके? तो ओवलियन फीचर भी कुछ है, फॉर्म बाय ड्यू टू द डिपोजिशन वर्क ऑफ विंड, यानी जो हवा के से बहा के ले जाते हैं उनके द्वारा जो होता है, इनको हम बोलते हैं एल्वियन फीचर्स। अब देखो क्या होता है इनमें, इनमें तो पहले ये बनाते हैं आर्ट्रियन, बनाते हैं क्या बनाते हैं? आर्ट्रियन। द ब्लो पार्टिकल्स आर ऑल्सो वार्म राउंड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अदर पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियन। फिर क्या आता है? डिफ्लेशन, ये क्या है भैया? द ब्लोइंग अवे ऑफ रॉक्स पार्टिकल बाय विंड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। मतलब कोई अगर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो उन्हें हवा अपने साथ उड़ा ले जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब उड़ के जाते हैं तो इसको कहलाता है डिफ्लेशन, कहलाता है क्या कहलाता है? डिफ्लेशन, ठीक है। फिर क्या आता है? लूजेस, when fine sand particles are deposited over vast area they form loosen, ठीक है। फिर क्या है? ब्रांचन, due to the deposition of particles sometimes a cross-sent shape done in form, this is called branchon। longitudinal dune, ये क्या होता है भाई? ये वर्ड बड़ा अच्छा है। It is a linear accumulation of sand particles in the form of a ridge। देखो, अब कोस्टल के बारे में देख ले, मतलब हमने देख लिया कि भैया सॉइल का भी देख लिया, सॉरी रिवर का देख लिया, विंड का देख लिया, अभी किसका देखना बाकी है? अभी सर देखना बाकी है कोस्टल का, ठीक है। अब कोस्टल फीचर में आपको भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। पहले तो देखो यहाँ पे आपको सी केव जो होता है वो आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाता है, सी केव वगैरह हो गया, और आपका सी आर्च हो गया, स्टैक्स हो गए, सी क्लिफ हो गया, तो ये सब आपको बड़े आराम से देखने को मिलता है। देखो है क्या, इसमें बात कर लेते हैं। सी केव क्या होता है? सी केव फॉर्म ड्यू टू कंटिन्यूअसली इरोजन बाय वेव्स ऑन द रॉक लेइंग ऑन द कोस्ट। मतलब ऐसे सोचो जैसे ये आपका पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पे बार बार पानी के जो छींटे होते हैं वो उस पे लगते रहते हैं, तो लगते 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 क्या होता है, ये बिल्कुल गड्ढा सा हो जाता है, तो ये केव बन जाता है, ठीक है। आर्चिस में when the cavities gets bigger and bigger and only the roof of the cave is left, sea arches are formed। मतलब वो बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, और इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि बस उसका रूफ रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए, तो वो कहलाएगा सी आर्च। स्टैक्स क्या होते हैं बच्चे? आप इसका इमेज देखो तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। आप इसका इमेज देखो बच्चे, तो ये देखो सी स्टैक्स हो गए। अब देखो क्या बच्चे को रूफ बचा, बाकी सारा खत्म हो गया। सी आर्च आप यहाँ देखो, ये बचा, नीचे से सब कुछ तो खत्म ही हो गया ना, बस ये थोड़ा सा बचा है, तो ये आपका सी आर्च कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है जब टाइटैनिक जहाज डूबी थी, वो क्या था? वो एटलांटिक ओशियन में एक आइस का एक टुकड़ा था, उसी से आइसबर्ग, मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसी से लड़ी थी और डूब गई थी। तो ग्लेशियर फीचर्स भी देख लेते हैं क्या क्या है बच्चों। देखो, ग्लेशियर फीचर में आता है ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस फीचर्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ड्यू टू ग्लेशियर, ठीक है। मूवमेंट आर कॉल्ड ग्लेशियर फीचर, इनका जो मूवमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर फीचर बोलते हैं। देखिए, इसमें कई चीज आती हैं, ए बी सी डी, चार चीजें हैं। कौन कौन सी हैं भैया? मोरियंस क्या है? दे आर द ग्लेशियर डिपोजिशन, यहाँ पे ग्लेशियर क्या होता है? डिपॉजिट होते हैं। क्रेविस क्या है? द क्रैक फ्रॉम ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड क्रेवेज। circuits, a basic surrounded by the steps seeded blended heads peak which looks like a amphitheater is called a circus। iceberg क्या होते हैं? floating ice hills are called iceberg।
देखो फ्लोटिंग आइस हिल्स मतलब ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कहलाते हैं आइसबर्ग कहलाते हैं। तो बच्चे आज ये जो कॉन्सेप्ट था वो तो हो गया खत्म। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया हमारा खत्म। तो चैप्टर कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं। जो भी आपके राय और विचार होगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपका जो व्यू होता है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आई होप बच्चों चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। तो अगर चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके थॉट्स होंगे, जो भी मेरे लिए आपके कमेंट होगी उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।